अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा फैसल। आज मेरे साथ हैं अतर काजमी। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। वो भी इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं और मेरा भी आना जाना लगा रहता है। आजकल आप अतर काजमी को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव देखेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब पे देखेंगे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो आप अथर काजमी के नाम से ही उनका एक अकाउंट है, अपना चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे आप देख सकेंगे। आज मेरे साथ हैं अथर काजमी। अथर काजमी, आप कैसे हैं? आप ठीक है? जी, थैंक यू सो मच राजा साहब। आपने दावत दी। और मैंने आज आपको दावत दी है बात करने के लिए कि इंडिया के जो चैनल्स हैं, खुसूसन रिपब्लिक और उनके एक दो और चैनल्स जो कि मोदी मोदी जी की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, आजकल हमें जो नैरेटिव्स वहां से मिल रहे हैं उनमें कहीं लद्दाख नजर नहीं आ रहा। तो मुझे आप ये बताइए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उनको क्या हो गया है कि वो लद्दाख के बारे में बात नहीं कर रहा है? देखिए, जरा सी छोटी सी बात होती है, कश्मीर में कोई बात होती है, एलओसी के अलोंग कोई बात होती है, तो फौरन जिन मीडिया ग्रुप्स के आपने नाम लिए, भारतीय एक मीडिया का जो सेक्शन है वो फौरन उस मसले को उठाता है, उसको हाईलाइट करता है। चाहे वो नकली सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस मामले पे लगता ऐसे है कि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी सियासी क्यादत है, उसकी तरफ से ये मैसेज है कि हमारी पहले ही बहुत सुबकी हो चुकी है। इस मसले को जिस तरीके से भी दबाया जाए, इसको आप दबाएं। और वो लोग जो पाकिस्तान के मामले पे फौरन तलवार निकाल लेते हैं, इस वक्त उनकी तलवारें जो हैं वो कलम की सूरत बन गई और वो आपको शेर और शायरी करते हुए नजर आएंगे। नहीं, हम ये मसला डिप्लोमेसी से हल होगा, जंगों से तो कोई मसले हल नहीं होते। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको भी पता है कि चाइना का वो कुछ कर नहीं सकते, और चाइना उन एरियाज में आ चुका है कि जहां पे आज से पहले वो कभी भी नहीं आया। और ये मैं कोट कर रहा हूं बड़े जिम्मेदार अफसरान को, भारतीय फौज के साबिक अफसरान को। जनरल एच एस पनाग हैं, जो वहां पे जीओसी रह चुके हैं, कमांडर रह चुके हैं उन एरियाज में। उन्होंने खुद ये एडमिट किया है कि चाइना इस दफा जिन एरियाज में आया है, आज तक पहले वो कभी भी इन एरियाज में नहीं आया, और ये इंडिया के लिए एक बड़ा परेशानी का बायस है। और अगर इंडिया ने चाइना को यहां से वापस नहीं भेजा, तो मुस्तकबिल में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो मसला वही है कि वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी हुकूमत इस वक्त बेसिकली चाइना के आगे जो है वो उनकी यही कोशिश कर रही है कि कोई डिप्लोमेसी की जाए, कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए और चाइना को मजबूर किया जाए, वापस भेजा जाए। इसी वजह से वो इस मसले को फिलहाल दुबई में बैठे हैं उनका मीडिया। अतर, क्या हमें इस चीज से ये अहस करना चाहिए कि इस वक्त जो मौजूदा भारत की जो मिलिट्री है, भारत की जो कॉम्बैक्ट कह लें कि जो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो इस हद तक नहीं है कि वो चाइना को इंगेज कर सकें, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूं कि शायद उनकी जो सेना है वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक ही ट्रेंड है कि वो निहत्ते कश्मीरियों को ही अपने जुल्म का निशाना बना सकें, या फिर सेवन सिस्टर्स में ही वो अपनी जो वहां पे तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, उन तहरीकों के खिलाफ ही कोई इकदाम कर सकें। लेकिन जब बात आए चाइना की, तो शायद उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, शायद उनकी सेना के पास वो हथियार नहीं है जिनसे कि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। जी देखिए राजा, चाइना एक मिलिट्री जो स्पेंडिंग है, जो मिलिट्री पावर है, वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और इंडिया को भी इस चीज का पता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी नजर आता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जिसको मिलिट्री की बात करते हैं, उसमें तो इंडिया इज नोवेयर नियर चाइना। इंडिया तो देखें, पाकिस्तान के मुकाबले में इतना बड़ा बजट है इंडिया का, डिफेंस बजट, तो इंडिया तो पाकिस्तान से मुकाबला सही तरीके से नहीं कर सकता। उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बहुत पुराना है, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं वो कर सके। उनके जहाज आए रोज गिरते हैं। अभी कुछ नए राफेल वगैरह वो ले रहे हैं, कुछ चीजें ले रहे हैं। लेकिन इंडिया मिलिटरीली चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ जो दीगर इश्यूज हैं, कुछ इंडिया का ऑब्वियसली
ट्रेड भी डिपेंड करता है चाइना पे, उनकी आपस में वो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं, और इंडिया भी नहीं कर सकता, और दूसरा चाइना की भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि वहां पे कोई जंग हो। लेकिन अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे कि वो ये चाहें कि हम स्मॉल स्केल वहां पे वॉर करेंगे, गोली चलाएंगे या कोई ऐसा हरकत करेंगे और चाइना को पुश बैक कर देंगे, वो मुमकिन नहीं है। और इस चीज का इदराक राजा फैसल इंडियन जो लीडरशिप है उसको बाखूबी है। वो अपनी आवाम को तो नहीं बताते, लेकिन उनको बाखूबी इल्म है कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, और उनको बाखूबी इस चीज का भी इदराक है कि हम पाकिस्तान पे भी हमला नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो नकली सर्जिकल स्ट्राइक हो जहां पे वो आए और भाग के चले जाएं, तो इस किस्म की हरकतें वो करते रहते हैं। लेकिन इस दफा उनके साथ हुई इतनी बुरी है कि वो मीडिया में भी कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते, वो चाइना का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये काफी उनके लिए परेशानी का बायस है। खुसूसन जो हमारे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, वो बड़ी तौजियात पेश कर रहे हैं कि ये वीडियो नकली है, वो वीडियो नकली है। तो मेजर साहब के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया होगा कि किसी भी जो मुल्क की फौज होती है फैसल साहब, उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने मुल्क की जमीन का तहफुज करना। अब वो जमीन जिसको ये कहते थे कि ये हमारी जमीन है, इस वक्त वहां पे चाइनीज आ चुके हैं। तो अब तो ये बाइस नदामत है, बाइस शर्मिंदगी है इंडियन फौज के लिए, और खुसूसन गौरव आर्या और जनरल बख्शी जैसे लोग जो हर वक्त जंग की बातें करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस वक्त वो कहां पे हैं। तो उनको भी बाखूबी इल्म है कि हम कंसीड कर चुके हैं चाइना को, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चुप करके इज्जत बचाई जाए। यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया उनका, अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स, फिर मेजर गोरवारिया भी काफी ज्यादा मेंशन करते हैं और बॉलीवुड के बहुत ज्यादा हवाले देते हैं। बॉलीवुड से ही याद आया कि लद्दाख में वो लेक मौजूद है जिसके ऊपर के अब चाइना का कब्जा है। ये वही लेक है, नाजरीन को मैं बताता चलूं कि ये वही लेक है जिसके ऊपर के 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आने वाले वक्तों में अगर कोई ऐसे मद्दाह बॉलीवुड के जो कि चाहते हैं कि वो 3 इडियट्स की उस लोकेशन को विजिट कर सकें, तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्या वो सीधे सीधे जा सकेंगे कि या उनको चाइना का वीजा लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? जरा बताइए मुझे। देखिए वो तो चाइना से तो दूर की बात है, आजकल नेपाल उनको नहीं घुसने दे रहा, ठीक है, चाइना तो बहुत दूर की बात है। अब तो मुझे लगता है कि नेपाल भी इनको वीजा लेके जाना पड़ेगा। देखें अब इसका मुस्तकबिल में क्या हल निकलता है। लेकिन देखें मुझे एक उम्मीद है, रिपब्लिक टीवी चुप हो गया, अर्नब गोस्वामी चुप हो गया, जनरल बख्शी सब चुप हो गए, हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या सब चुप हो गए, लेकिन बॉलीवुड बदला लेगा। वो किसी और लेक पे जाके फिल्म बनाएगा और उस लेक के ऊपर कब्जा कर लेगा। वो चाहे वो कोई मुंबई का या दिल्ली का गंदा नाला ही क्यों ना हो, वो कह देंगे कि ये वो लेक है जिस पे हमने कब्जा कर लिया। तो इंडियन सेना तो नहीं, अलबत्ता जनरल जो है अक्षय कुमार, क्या पता मुस्तकबिल में वहां पे जाए और वहां पे कब्जा वापस ले लें। ये तो देखिए मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये काफी एक परेशानी का बायस है इस वक्त इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको वापस किया जाए। लेकिन वो ये जो सारी चीज है ना, इसमें वो कोई इनोसेंट पार्टी नहीं, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए कि उस एरिया में वो लोग अपने बेसिस इंडिया बनाता रहा, वहां पे उन्होंने रोड बनाई, उसके अलावा वहां पे एयरबेस बनाया, और वो बेसिकली कुछ और जो ताकतें हैं, इंटरनेशनल ताकतें, उनके कहने पे चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते थे। लेकिन चाइना ने प्रीएम्प्ट किया और जाके उस एरिया में पहले ही अपनी फौजें बैठा दी। तो अब वहां से चाइना क्या निकलेगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से चाइना वहां से निकलेगा। यहां पे मैं एक और चीज आपसे पूछता चलूं, आपको नहीं लगता कि इंडियन मीडिया इस वक्त बौखलाया हुआ है? रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला कि ये इस गुज़श्ता हफ्ते में जो उन्होंने प्रोग्राम्स किए, उनके नैरेटिव्स आपको अगर मिलते हैं तो क्वेश्चंस क्या किए गए कि कराची में एक पैनिक की फजा थी। वो पैनिक क्यों था कि वो शायद किसी ने कोई ट्वीट्स कर दिए थे कि कराची के ऊपर कोई जहाज उड़ रहे हैं, और किसी ने नीचे जवाब दे दिया कि ये जहाज कहीं इंडिया के तो नहीं और पाकिस्तान के ऊपर, कराची के ऊपर हमला तो नहीं होने वाला। और फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी को बीच में
इंक्लूड करना शुरू कर दिया, इंडियन एम्बेसी को फिर मैसेजेस करने शुरू कर दिए। ये सारे का सारा उन्होंने बेस्ड ऑन सम फेक अकाउंट्स एंड सम गुड अकाउंट्स जो कि हैं, अकाउंट्स हैं, उनसे अगर किसी ने कुछ इस तरह के ट्वीट्स कर दिए तो उनकी बेसिस पे उन्होंने प्रोग्राम कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या इनको ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, और अगर ये करते हैं तो इससे ये क्या शो करने की कोशिश करते हैं? क्या ये बौखलाए हुए इस वक्त, क्या इनको कुछ और नजर नहीं आ रहा, या फिर ये देखना ही नहीं चाहते? देखिए, बात ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक का ये दावा करते हैं कि आए और हमने 300 बंदे मार दिए, और उस वक्त जो इनके मीडिया के एक सेक्शन में जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, क्या कोई जी शऊर शख्स या कोई मैच्योर मीडिया ऐसे बिहेव करता है, वो ऐसी रिपोर्टिंग कर सकता है? तो इनसे तो आप कोई भी जो है तवक्को कर सकते हैं, और उसकी एक वजह है, ये कोई सादगी में नहीं करते, ना ही पागलपन में करते हैं। ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट होती है कि जो उस तरफ हमारे साथ हो रहा है दूसरी साइड पे, उधर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करवाई जाए। लेकिन आप ये देखें कि ये जो मोदी हुकूमत है, वो जो कहती रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से उनका स्टांस था, तो वो काफी सारी चीजें वो करते रहे हैं। तो एन मुमकिन है कि कोई ये मिस एडवेंचर करें। मिस एडवेंचर इसलिए करें कि जब आप कोई रैशनल फैसले करते हैं, कोई सोच के करते हैं, कोई पॉलिटिकल विजडम उसमें होता है, जब आपके फैसले आपके जाती अकायद और जाती नजरियात और मजहबी जो शिदत पसंदी है उसकी बेस पे आप अगर जब फैसले लेते हैं, और वो भी कौमी सतह के फैसले, तो उसमें देयर इज ऑलवेज डेंजर कि आपकी जो जजमेंट है वो क्लाउडी हो जाएगी, और आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे नुकसान मुल्क का भी होगा और खित्ते का भी होगा। तो टू बी ऑनेस्ट, एक तरह से ये वरिंग फैक्टर भी है कि वो चीजें जो बिल्कुल ऐसा लगता है, जिनको देख के आता है कि क्या इंसानी अकल मान सकती है कि आप इस तरह की बातें करें और इस तरह की हरकतें करें, और उस तरह के बयानात सीनियर लीडरशिप की जानिब से भी आते हैं, और मीडिया का एक नाम नेहाद वहां का जो मोतबर सेक्शन है वहां से भी आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी एक वो जिसे कहते हैं ना, कोई नेक शगुन नहीं है, ना खित्ते के लिए, ना ओवरऑल जो दुनिया का अमन है उसके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक सवाल उनकी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पे करता चलूं। खैर, पूरी दुनिया में ही इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी है वो वर्स्ट हिट है पूरी दुनिया के ममालिक की। आप जहां पे बैठे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में भी इस वक्त इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। लेकिन इंडिया जैसा मुल्क के जिसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ तक उनकी आबादी, फिर ऊपर से इस तरह के उनके ऊपर इस तरह की चीजें चलना कि एक तरफ से चाइना आके बैठ गया और साथ में इंसर्जेंसी चल रही हैं, सेवन सिस्टर्स में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर खालिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है, फिर उनके यहाँ कश्मीर से तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे तो मिलिटेंसी अरूज पे और फ्रीडम फाइटर्स अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह से उनकी इकोनॉमी का ग्राफ डाउन होता रहा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे कि हमने देखा कि 80s के लास्ट में 88 89 में सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो सबब बनी सोवियत यूनियन के कोलैप्स का। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इंडिया जो यूनाइटेड है, जिसको कि यूनाइटेड इंडिया कहते हैं और साथ में डिफरेंट रियासतें उसके साथ मिल जाना, तो क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए या हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जिससे कि इनकी इकोनॉमी मजीद डाउन होती जाए और इस हद तक डाउन हो जाए कि शायद वो यूनियन जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क हो ना, जहां पे अगर सिविल अनरेस्ट होगा, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होंगी और इंटरनल फाइटिंग होगी, तो वो उस मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। आप अमेरिका जैसे मुल्क की मिसाल ले लें, इस वक्त वहां पे जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो शदीद खदशात हैं इस वक्त। आज अमेरिका के जो सबसे सीनियर जनरल हैं आर्मी के,
उन्होंने बाहर निकल के बयान दिया है कि मैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उस चर्च में गया था, जो जिस चर्च के बाहर तोड़ फोड़ वगैरह कोई हुई थी, मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि फौज को सियासी मामला जो है उनसे अलहदा रहना चाहिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं, उनकी फौज को इस चीज का इदराक हो गया है कि मामला बहुत सीरियस है और मुल्क की सलामती इस वक्त खतरे में है। तो अगर आप इसी पे आ जाएं, इंडिया पे, जो इतना बड़ा मुल्क है, जहां पे इतने मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, वहां पे अगर मुल्क के अंदर इकोनॉमी डिटेरिएट होगी, वहां की जो नेशनल यूनिटी है उस पे कोई नुकसान, उसको कोई अगर नुकसान पहुंचेगा, कोई ऐसी चीजें होंगी जिससे लोगों के दरमियान फासले बढ़ेंगे, तो वो यकीनन एक नेक शगुन नहीं होगा इंडिया के लिए। और जो करंट वहां पे सिचुएशन है, उसकी क्या इंडिया टूट जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे, ये तो कहना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन जो नुकसान उसकी सोसाइटी को हालिया चंद सालों में हुआ है, जो दरारें पड़ी हैं, मेरे ख्याल में उसको रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा। आप देख लें, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीईए का मामला हो, दीगर जो मामलात हैं, दीगर जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं उनका मामला हो, हर किसी को अपने मुल्क की हुकूमत से तहफुजात हैं। सो मच सो कि राजा फैसल के 1 माह के अंदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने 2 दफा इंडिया को लेटर लिखे, रिपोर्ट भेजी कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट निकाली और उसमें जिक्र किया कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बाबरी मस्जिद का, उसकी वजह से मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया फैला, मुस्लिम मुखालिफ जज्बात फैले। तो जब आपका एक जो टॉप का इंस्टीट्यूशन है, जिससे लोगों को इंसाफ मिलना है, वहां से आपको इंसाफ ना मिल रहा हो, आपकी फौज के ऊपर इल्जामात लग रहे हो, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हिंदू मुस्लिम तनाजात बना रही हो, वो नफरत के ऊपर वोट मांग रही हो, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मुल्क की सिमत क्या है और वो किस सिमत में जा रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपसे एक और सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमें ये देखने को मिला कि मेजर गौरव वारिया बारहा हमसे एक ही सवाल करते रहे कि जनरल बाजवा किधर हैं, जनरल बाजवा की उनको क्या फिक्र पड़ी हुई है, और जनरल बाजवा की वो बार बार लोकेशन क्यों पूछते हैं, उनको क्या खदशात हैं कि क्या खित्ते में क्या हो रहा है। क्योंकि फिर आने वाले दिनों में हमें ये नजर आता है कि जनरल बाजवा फिर वो हमें कतर में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वो तालिबान की लीडरशिप से मुलाकातें कर रहे होते हैं। फिर वो हमें ज़िल्मे खलीलजाद से मिलते हुए उनकी मुलाकात जो है वो भी मिलते हैं कि वो वहाँ पे उनसे मुलाकातें की जा रही हैं। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी के साथ उनकी काबुल में मुलाकात होती है, जहाँ पे कि डीजी आईएसआई भी मौजूद होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बारहा इनका ये पूछना हमसे कि जनरल बाजवा किधर हैं, ये क्या माने रखता है? क्या मेजर गौरव आर्या के पास कोई हिंट्स थे या क्या था? देखिए, मेजर गौरव आर्या जो है वो बादशाह आदमी हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो बंदा सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस हवाले से बैठ के टीवी पे उनका दिफा करते हैं वो, और जिस खूबसूरती से करते हैं, तो उनको तो ये हक पहुंचता है कि वो जो मर्जी सवाल उठाएं। अब जनरल बाजवा क्या कर रहे हैं, आप अगर देखें कि बड़े अरसे के बाद अगर आप रियासत पाकिस्तान को देखें, तो हमें एक ऐसी लीडरशिप मिली, बज़ाहिर ऐसी लीडरशिप हमें नजर आ रही है कि जो कोहिजन है हमारी पॉलिटिकल और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और जो सिक्योरिटी के अपरेटस है, उसके दरमियान एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, जो इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब पहली दफा हमारे यहाँ एक ऐसी हुकूमत है जो टिट फॉर टैट पे यकीन रखती है। अगर आप अभिनंदन भेजेंगे तो अभिनंदन को हम मार गिराएंगे। अब वो यहाँ पे वो लीडरशिप नहीं है जो ये कहे कि हम और आप एक जैसे हैं, ये फासले मिटा दें। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अपने नेबर्स के साथ अमन चाहते हैं, हम इंडिया के साथ भी अमन चाहते हैं। और जिस तरह कल भी बात हो रही थी कि जब तरक्की होती है राजा फैसल, वो रीजन्स तरक्की करते हैं। भारत अगर ये समझता है कि वो अकेला यहाँ पे प्रधान बन जाएगा, या चाइना ये समझता है, या पाकिस्तान ये समझता है, तो ये गलत फहमी होगी। हमें इस सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो पॉलिटिकल विजडम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 बिलियन की आबादी वाला जो मुल्क है वहां की लीडरशिप में होगा, उससे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, उससे ज्यादा सियासी बसीरत, अक्लो दानिश का मुजाहरा हमारी फौजी क्यादत कर रही है, जो ईरान में भी जा रही है, जो सऊदी अरब में भी जा रही है, जो अफगानिस्तान में भी जा रही है, जो चाइना में भी जा रही है। और वो कोशिश ये है कि इस सारे खित्ते को साथ लेके चला जाए, और उनका भारत के लिए भी यही पैगाम है
ठीक है, हमारी जो हुकूमत है वो तो अपना हुकूमती लेवल पे कर रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जो हमारी फौजी क़यादत है उसको वो इससे डील कर रही है। और उसके लिए जरूरी है कि वो ये सारी चीजें जो हैं इन प्लेस हों, ये तमाम लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गलतफहमियां हैं, वो दूर हों और वो खित्ते के अमन और खित्ते की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो भारत हमारा नेबर है, 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है। जिस तरीके से वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं पैदा कर सके ना, इसी तरह से वो एक जेन्युइन लीडर नहीं पैदा कर सके। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस जमाने में भी कश्मीर और बहुत सारे इशू हल होने के करीब आ गए थे, लेकिन अगेन वो जेन्युइन लीडरशिप का मसला था भारत की साइड से। अब प्रॉब्लम यह है कि जो फास्ट बॉलिंग है वो तो जिस्मानी कमजोरी हो सकती है, चलें वो हम उस पर कह सकते हैं। अब ये जो लीडरशिप है, ये जो जहनी कमजोरी है, इसको हम किस तरह दूर करें ये, और खुसूसन अब आपने ऐसी लीडरशिप मुंतखब कर ली जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं मोदी साहब के, वो कहते हैं कि बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी तो मैंने अपने लड़ाका शेरों को कहा कि चले जाओ, इसलिए कि रेडार में जहाज नजर नहीं आएंगे। अब इस कैलिबर का बंदा जो है वो 1 अरब की आबादी को लीड कर रहा है और वहां पे वो न्यूक्लियर स्टेट को एक लीड कर रहा है, तो मेरे लिए ये बड़ा वरिंग है राजा साहब। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि ऐसा मुल्क के जिसमें के टियर 1 तो ऑब्वियसली हमें मोदी जी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बाद जो कि उनके थ्रोन के ऊपर आने के लिए तैयार बैठे हैं, वो योगी आदित्यनाथ का नाम चल रहा है, क्योंकि वो इक्वली इनसे भी शायद 4 हाथ आगे हैं एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इंडिया की आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर में कोई हालात बदलते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करता चलूं कि लद्दाख के हवाले से, जबकि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट शी बहुत सीरियसली उसको टेकअप कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो लद्दाख में अपना सबसे फेवरेट जनरल जो है पीएलए का, उसको लद्दाख में भेजते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया से हमें क्या नजर आता है कि इंडिया बिल्कुल चुप साध के बैठा हुआ है उधर। और ये तो एक चीज होगी, लेकिन अगर इंडियन मीडिया को देखा जाए तो इंडियन मीडिया मुसलसल अपने लोगों को उस हवाले से गलत खबरें दे रहा है, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि चाइना ने हमारी बात मान ली और वो पीछे मुड़ने पे वापस मुड़ने पे बहुत ज्यादा वो मजबूर हो गए और वो चले गए। फिर अपने मीडिया में इनको वो सुधीर चौधरी जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि काफी अरसे से 1 चाइल्ड पॉलिसी चल रही है। वो अपने लोगों को इसी चीज से खुश कर रहे हैं कि देखें वहां पे तो एक बच्चा होता है और वो उसी बच्चे को पूरी जिंदगी उसी के सहारे गुजारते हैं। तो वो जो फौजी वहां पे आए होंगे, उनके माँ बाप ने कहा होगा देखो उनसे लड़ना नहीं, अगर तुम्हें उन्होंने इंडियंस ने मार दिया तो हमारा सहारा कौन बनेगा। वो इस तरह की चीजें अपने मुल्क में अपने लोगों को सुनाने में मशगूल हैं और वो मसरूफ हैं। क्या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद चाइना में गर्मी बहुत थी और गर्मियों की छुट्टियां थी, कोरोना की वजह से भी काफी सारी छुट्टियां थी, तो शायद उनकी जो सेना है पीएलए वो छुट्टियां मनाने वहां पे आ गई? क्या इनको इस चीज का ये एहसास नहीं, ना अवाम को, ना गवर्नमेंट को, ना ही मीडिया को, कि अगर चाइना वहां पे आ गया है तो उसको वापस भेजने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इनको बिल्कुल बाखूबी एहसास है, लेकिन जो इनकी नदामत है उसको छुपाने के लिए इन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाना होता है। और जहां तक ये है कि ये कहते हैं चाइनीज मान गए, ये कर गए, इनकी मिसाल उसी जो है ना वन साइडेड आशिक नहीं होता, वो कहता है कि मेरा वो कम क्या 50% हो गया मसला रिश्ते का हल, ये क्या हुआ है जी, मैंने मेरी तरफ से हाँ है। तो इन्होंने भी 50% जो है वो एरिया खाली करवा लिया है, वो इसलिए कि इन्होंने तो इसलिए कि ये तो मान गए कि जी खाली हो जाएगा। बात ये है कि जो अगले आए में बारात लेके जब वो कहेंगे तो फैसला तो तब होगा, तो उन्होंने तो इतनी जल्दी जाना नहीं है। बाकी बात ये है कि उस सोसाइटी में इस तरह के, जिस तरह आपने मीडिया का जिक्र किया और कुछ और लोगों का, योगी नाथ जी का जिक्र किया, एक बहस ये भी होती है कि जो योगी नाथ जैसे कैरेक्टर्स और जो नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उसके बाद भारत में ये इंतहा पसंदी फैली, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को रखना चाहिए कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत में तो जो महात्मा गांधी थे उनको खुद जो है एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने कत्ल किया,
उसके बाद जब भारतीय अवाम ने 3 बार जो है बीजेपी को मजहब के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया, वहां पे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाता, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। हमें याद होगा ग्रेहम स्टेन्स जो ऑस्ट्रेलियन फादर थे, उनको उनके 2 बेटों समेत जिंदा जला दिया गया जब आखिरी बार 90s में हुकूमत थी बीजेपी की, वहां पे उड़ीसा में उनको गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। उनको बाद में जब उन पे मुकदमा चला, उनको सजाए मौत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया और साथ अपने फैसले में लिखा कि ये जो कन्वर्जन्स होती हैं ये बड़ी गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो क्रिश्चियनिटी की वहां पे तबलीग कर रहे थे, तो फिर तो उनको मारना ही था लोगों ने। तो बाद में जब इंटरनेशनल आलमी प्रेशर पड़ा तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को फैसले से वो पैराग्राफ एक्सपंज करवाने पड़े। तो ये माइंडसेट मैं आपको रियासत का बता रहा हूं, ये वो। और फिर जब इस साल यूएस ने रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से जो रिपोर्ट निकाली, उसमें अगेन भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, उससे भी मुस्लिम मुखालिफ जो जज्बात थे वो उभरे भारत में। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट हो, भारतीय फौज हो, मीडिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके अंदर जो इस तरह की सोच है, जो राइट विंग इंतहा पसंद सोच है, वो बड़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी है, तो और सोसाइटी के अंदर भी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें फेयर होना पड़ेगा, भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, वहां पे सेन वॉइसेस भी हैं, वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी आप देख लें जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके खिलाफ भारत में बहुत सारी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं और वो खुद भी फिक्रमंद हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में देसी लिबरल हैं, जो इसासे कमतरी का शिकार कुछ अंकल और आंटियां हैं, जो मुख्तलिफ मौकों पे हमें ये बताते रहे कि भारत की डेमोक्रेसी से सीखो, भारत की सुप्रीम कोर्ट से सीखो। भाई आप अगर उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो वहां पे सीखने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, हमें अपने यहाँ बेहतरी की जरूरत है, हम अपनी चीजों को बेहतर करें, लेकिन वो कोई आइडियल नहीं है जो आइडियल ये हमें बेच रहे थे हमारे देसी लिबरल्स। आपकी इसी खूबसूरत बात के साथ मैं एक कनेक्शन करता चलूं कि शायद आज अगर भारत पे इस तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एकदम से आ गई हैं, तो उसकी शायद वजह ये है कि शायद आज के भारत में गांधी जैसे लोगों का फुकदान है और नथुराम गोडसे के हाथ में हुकूमत है। तो शायद इसी वजह से आज भारत में ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी, आज आपने टाइम निकाल के मुझे वक्त दिया और आने वाले दिनों में हम दोबारा से आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।